अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों। आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है। प्लीज बच्चों बताओ, आप लोग सुन पा रहे हैं क्लियरली मुझे? ओके, जल्दी से आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसके मार्क्स बताएं मुझे जरा जल्दी से। कितने कितने परसेंट मार्क्स हैं? जी। कितने कितने मार्क्स हैं? बच्चों, आज हमारा टॉपिक है IS-40। मार्क्स बताना शुरू किए हैं लोगों ने? ये नहीं बता रहे? क्या टॉपिक है आज हमारा? IS-40। क्या टॉपिक का नाम है? IS-40। चैप्टर 3 है जी हमारा।
यार बच्चों ये रीड करो, जरा जल्दी से रीड करो। जी बच्चों, टॉपिक क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ना हम लैंड एंड बिल्डिंग को डील करते हैं। किसको डील करते हैं? और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ, राइट ऑफ यूज टू लैंड एंड बिल्डिंग। राइट ऑफ यूज टू लैंड एंड बिल्डिंग तब आता है जब आप किसी लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे लें। कब आता है? जब लीज पे लें तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ यूज लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? राइट ऑफ यूज लैंड एंड बिल्डिंग। चलो बताएं जी, राइट ऑफ यूज कब आता है? सर जब आप लीज पे लेते हैं ना, यानी रेंट पे लेते हैं, तो बिल्डिंग तो आपकी नहीं है, लैंड तो आपकी नहीं है, लेकिन यू हैव राइट टू यूज दैट लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको हम कहते हैं राइट ऑफ यूज। तो बताएं स्टैंडर्ड में कितनी चीजें आती हैं? तीन। कितनी? पहली लैंड, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी राइट ऑफ यूज एसेट। तो तीसरी क्या है? राइट ऑफ यूज एसेट। चलें आगे। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड का नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 16, टेस्ट भी दे दिया हमने, कुछ मनूसों ने नहीं भी दिया। क्लियर है? अब हमने हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है? तो सर आंसर है यहाँ पे पढ़नी है हमने ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, यानी कि इसलिए रखी हुई है कि उसकी मार्केट वैल्यू में इंक्रीज आए लॉन्ग टर्म। मार्केट वैल्यू इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म आप इंजॉय करना चाह रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं यार प्लॉट लेके रख लो, जैसे पाकिस्तान में आधी दुनिया तो यही कर रही है, मार्केट वैल्यू प्लॉट लेके रख लो, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या लेके रख लो? प्लॉट्स लेके रख लो, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या लेके रख लो? क्या यहाँ तक साथ हैं हम? प्लॉट्स ले लो, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। सो मार्केट वैल्यू इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, तो ऐसे प्लॉट्स जो कि लोगों ने लेके रखे हुए हैं कि वैल्यू बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, उनका हम लोग क्या करेंगे? उन्हें कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? जी सर बताएं, कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहाँ लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या यहाँ तक हम लोग साथ हैं? आगे देखते हैं जी, आगे क्या स्टोरी है। आगे है, या फिर आपने फॉर रेंटल टू अदर्स, लोगों को रेंट पे देने के लिए रखी, या दोनों पर्पजेस के लिए। तो इसका मतलब ऐसा घर, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा प्लॉट, ऐसी चीज जो आप लैंड पर रेंट पे दे के बैठे हुए हैं, लैंड या बिल्डिंग, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन लेकिन अदर देन मतलब जो नहीं आनी, यूज वाली नहीं आनी, क्योंकि वो तो IS 16 में पढ़ चुके हैं। यूज वाली नहीं आनी, वो IS 16 में पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ? यूज वाली, क्योंकि वो IS 16 में पढ़ चुके हैं। यहां तक सारे साथ हैं? आगे, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर रीसेल पर्पस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका काम ही है खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, फिर ये इन्वेंट्री फिर भी नहीं आनी। तो रिजल्ट ये निकला कि प्रॉपर्टी पे तीन स्टैंडर्ड्स लगते हैं। यूज के लिए पड़ी वो प्रॉपर्टी तो 16 है, रीसेल इन ऑर्डिनरी बिजनेस हो तो IS 2 है। ऐसा ही है। और 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 यूज, रीसेल और कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल टू अदर्स पड़ी हो, फिर कौन सा है? याद करें, ये याद करें, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जल्दी करें यार।
ओ भाइयों हेलो, जल्दी करो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, टाइम नहीं है। यूज वाली तेल वाली तेल वाली तेल वाली वो सुन नहीं था। हाँ जो देवदास, ओके देवदास मेरे देव, तेरी उदासी दूर हुई है नहीं? थोड़ी होगी है ना दूर। बाहर अभी 15-20 दिन और है, टेंशन ले। अच्छा, चलो एक आधा माँ दो ले लेना। सही है। ओके, भाई हिम्मत नहीं हारनी। नेक्स्ट क्या है जी? पक्का करें। यूज, रीसेल और कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। बोलो। एग्जैक्टली। रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बताएं। यूज। अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्यों जाना जरूरी है? कौन सा स्टैंडर्ड लगता है सर? जोन सा स्टैंडर्ड लगेगा उसी की फिर अकाउंटिंग लगेगी। अकाउंटिंग में फर्क है हर स्टैंडर्ड की थोड़ी थोड़ा। डन है। डेफिनेशन याद होगी। छोटा सा स्टैंडर्ड आज याद करके निकलेंगे इधर से। डन है। आगे। रिकग्निशन क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने सुबह की सोचा हुआ है कि आपने एंट्री बनानी है, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेशन पहले देखेंगे, पूरी हो रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। प्रॉपर्टी फॉर रेंटल या प्रॉपर्टी फॉर रेंटल टू अदर्स या कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर दूसरा काम क्या करना है आप लोगों ने, प्लीज देखें जरा। दूसरा काम करना है कि दो क्राइटेरियाज हैं ये पूरे होने चाहिए। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली है, क्या वर्ड है? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। चार्जर लगा दे दोस्त। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड और इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। सर IAS 16 में भी यही रिकग्निशन क्राइटेरिया है, सेम है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाते हैं कि रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, इसलिए ये जानना जरूरी होता है। बताएं क्या जानना जरूरी होता है? अगर हमने की बात करनी है तो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, इनफ्लो प्रोबेबल। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होने चाहिए? प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50%। सही है। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? मोर देन 50%। 50% से ज्यादा चांसेस जिस चीज के होने के हों उसे हम कहते हैं प्रोबेबल। बात क्लियर है? ओके यार, यहाँ तक सारे साथ हैं जी। क्राइटेरिया याद हो गया, प्लीज बताएं जरा। आगे बढ़े। कंफर्म है? कंफर्म है। चले आगे।
ओके, चलो फिर मैं स्टोरी सुनूंगा किसी दिन, कॉफी पीते हैं बैठ के। यहाँ तक सारे साथ हैं? ओके यार, जरा जल्दी से बताएं जरा। पक्का करें जी, पक्का करें, पक्का करें इससे पहले, जल्दी जल्दी से चीजें याद कर लें इससे पहले कि आप लोग भी देवदास की तरफ मामलात आपकी तरफ भी, आपके वाले भी जाएं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर ही करता है, इसमें भी खैर ही होती है। हाँ भाई, चले आगे फिर, क्या स्टोरी है अभी, याद हो गया? सर अगर आपने ये याद कर लिया है तो अगली बात जरा देखो कितनी आसान है। सर पहले दिन आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे लिखेंगे? इनिशियल मेजरमेंट होती है, तो सर इनिशियल मेजरमेंट होती है कॉस्ट पे। पहले दिन इन्वेंट्री कॉस्ट पे, सॉरी पहले दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे लिखी जाती है। कॉस्ट में परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ आता है। क्या आता है जरा जल्दी से बताएं जरा। परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस आते हैं। क्या यहाँ तक सारे साथ हैं? बोलूं दोबारा, ये ओके है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या, अगर पहले दिन आपने लिख लिया कॉस्ट पे तो सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे? दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल वही है जो IAS 16 में भी था। क्या था कॉस्ट मॉडल? एसेट को कॉस्ट पे लिखें और क्या करना शुरू कर दें? डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। 4 साल गुजर जाए, 4 साल, 5 साल गुजर जाए, 5 साल, 6 साल गुजर जाए, 6 साल, 7 साल गुजर जाए, 7 साल, 10 साल गुजर जाए, 10 साल। डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, इम्पेयरमेंट लॉस कभी आ जाए तो 36 में हमने पढ़ना है, स्टैंडर्ड है पूरा। लॉस मतलब उस पर अगर कोई फर्दर लॉस आ जाए तो लेस करा दो। दूसरा मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल। अब मजे की बात यह है, यहाँ पे लिख लें फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल है यहाँ पे, तो सर कौन सा मॉडल है जरा जल्दी से बताएं। फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम, इज डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल इज फ्रॉम, फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम, क्या ये बात क्लियर है? सर रिवैल्यूएशन मॉडल और है जो I-16 में था, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है और डिफरेंट है, ही ना इंटरचेंज करते बात कर। मैं कल को पूछूंगा I-40 में कौन सा मॉडल है, आप कहें कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो ये बकवास बात है, इंतहाई बकवास। क्या ये बात क्लियर है? आगे जी, फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल में ना आप बैलेंस शीट में सिर्फ फेयर वैल्यू लिख देते हैं। चले बताएं बैलेंस शीट में क्या लिख देते हैं? फेयर वैल्यू। जल्दी बताएं बैलेंस शीट में क्या लिख देते हैं? तो जो SOFP वैल्यू है ना वो फेयर वैल्यू, दैट्स इट। मैं आपको कहूंगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद कि फेयर वैल्यू मॉडल में एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, यानी इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है बताओ। तो आप पता क्या करेंगे? ईयर एंड पे जो मार्केट वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होगी बैलेंस शीट में लिखते हैं। जो मार्केट वैल्यू होगी किधर लिख देंगे? जो मार्केट वैल्यू होगी किधर लिख देंगे? बैलेंस शीट। ओके। डेप्रीसिएशन, सर नो डेप्रीसिएशन सर, डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं की जाती सर। सर बताएं। अब देखो रिवैल्यूएशन मॉडल में तो हमने पढ़ा था, गेन आए लॉस आए जो मर्जी आए हमने क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। वहां पे हमने डेप्रिशिएट किया था, करना है, हमेशा करना। क्या ये बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? नो इम्पेयरमेंट लॉस। थर्ड पॉइंट क्या है? नो इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस भी नहीं आना, कोई इम्पेयरमेंट की कहानी नहीं। लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट इसी का, कि जितने गेन लॉस आएंगे, लेकिन जब आप एसेट को मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे तो वो पुरानी वैल्यू से फर्क होगी, या मार्केट वैल्यू बढ़ गई होगी या कम होगी तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो अच्छा बुरा, अच्छा गेन, और मार्केट वैल्यू कम होगी तो बुरा, बुरा मतलब लॉस। तो जो भी गेन लॉस आएगा यहाँ पे P&L में जाना है। यहाँ पे गेन लॉस किधर जाना है? P&L। हालांकि पहले पुराने जमाने में I-16 में क्या पड़ा था? I-16 में गेन OCA में जाते हैं, लॉस P&L में जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ पंगे भी लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पड़ रहा है? गेन है लॉस है, किधर जाना है? तो एक लाइन लिख लो, IS-40 में सब कुछ P&L में जाता है। IS-40 में सब कुछ P&L में जाता है, यानी OCA में कुछ नहीं जाना IS-40 से। क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट में कितने एरियाज हैं? दो। एक का नाम क्या है?
P&L, दूसरे का नाम क्या है? OCF। यहां तक सारे साथ हैं जी, प्लीज बताएं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, प्लीज बताएं। चलें, पक्का करें यार, इतना पक्का करें, इतने पे क्वेश्चन करने हैं हमने। डी रिकग्निशन की एंट्री होती है, डी रिकग्निशन की क्या डबल एंट्री है डी रिकग्निशन की यार? जल्दी से बताएं जरा। डेबिट किसे करेंगे हम लोग? कैश को। क्रेडिट किसे करेंगे? एसेट जितने का पड़ा हुआ है बुक्स में, कैरिंग वैल्यू। और बैलेंसिंग अमाउंट होगा प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड पे आ गया तो लॉस है, क्रेडिट साइड पे आया तो प्रॉफिट, बैलेंसिंग अमाउंट है। और किधर जाना है, पीएनएल में जाना है या ओसीए में जाना है? सर क्या लाइन लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने? सब कुछ पीएनएल में जाता है। तो जब आप प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के बैठे होंगे तो वो रेंटल इनकम भी तो आ रही होगी, वो भी पीएनएल में जानी है। तो नीचे लाइन लिख लो, रेंटल इनकम विल आल्सो बी चार्ज टू पीएनएल। क्या लिखनी है लाइन? रेंटल इनकम विल आल्सो बी चार्ज टू पीएनएल। रेंटल इनकम विल आल्सो बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। जी सर, क्या बोल रहा हूं मैं? रेंटल इनकम will also be charged to profit and loss. Rental income will also be charged to, rental income will also be charged to। सारे क्लियर है? अब मैं इस पे एक आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप लोग मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दें। सर बताएं क्या करेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग मुझे क्वेश्चन वो क्या करके देंगे, सॉल्व करके देंगे। ले जी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लगा हूँ मैं, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी हुई है, अगर आपने गंदी अभी तक नहीं की तो जरा और करना। सर क्वेश्चन एग्जाम्पल सर, यहाँ पे एग्जाम्पल आनी है, यहाँ पे सोल्यूशन आना है, तो इसलिए जरा जगह छोड़ के तमीज से लिखा। ठीक है जी, पहले भी यूज कर लिया तो मैनेज कर लो, बहुत छोटा छोटा करके लिखो ना एग्जाम्पल। ओके यार बच्चों, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 200 मिलियन है। मिलियंस में बात हो रही है, 200 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, 10% कमीशन भी पे किया। अब मुझे बताएं 10% कमीशन इनिशियली ऐड होगा या नहीं होगा? बताएं, पहले दिन इन्वेस्टमेंट को जब आप लिखेंगे तो ये 10% कमीशन ऐड होना है ना? तो बताएं 10% कमीशन बनता है कितना? 20, तो ये 20 बनता है। बताएं इन्वेस्टमेंट पहले, प्रॉपर्टी पहले दिन कितने की लिखी जाएगी? 220 की। परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, 200 की प्रॉपर्टी खरीदी है, 10% कमीशन दिया है, तो इसका मतलब 220 की आपने ये प्रॉपर्टी लिखनी। क्या यहाँ तक आप साथ हैं? प्लीज बता दें, आगे बढ़े, कंफर्म है? ओके बच्चों, आगे सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 200 है, 10% कमीशन कितना? 20 है। अब हम आगे क्या करेंगे प्लीज देखें सर। आपको यूजफुल लाइफ दी हुई है, यूजफुल लाइफ है इसी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी बिल्डिंग होगी या फ्लैट वगैरह खरीदा हो, यूजफुल लाइफ इज 50 years। ओके जी, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यूज एट एंड ऑफ, मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, ये आप लोगों को गिवन है। कितनी कितनी मार्केट वैल्यूज गिवन है? मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर 1 पे हो गई थी 220 मिलियन, नहीं नहीं 220 नहीं, 220 तो पहले ही थी, 230, फिर 215 हो गई, और फिर अब 250 पे आ गई। इन ईयर 4 प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर, इन ईयर 4 प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर 255 मिलियन।
आपको कहा जा रहा है 4 साल के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, यानी इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये बताएं अंडर कॉस्ट मॉडल एंड अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। सर रिक्वायरमेंट क्या है, जरा जल्दी से बताएं। कॉस्ट मॉडल में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये बताना है आप लोगों ने। और फेयर वैल्यू मॉडल में क्या जाना है, मुझे बताएं। यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल है। सर आप अटेम्प्ट करेंगे, 3 साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब ये है 3 साल की बैलेंस शीट बनाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और 4 साल बेसिकली, चौथे साल में बेचा है आपने आज तक, तो ये 4 साल इधर बनाएंगे आप लोग। कौन से मॉडल में? कॉस्ट मॉडल में। बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल में भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और एसओएफपी बनाएंगे। कितने साल की? 4 साल की। और मुझे बताएंगे कि किस साल में कितना जाना है, ईयर 4। इसी तरह चले दी, आपके पास हैं 5 मिनट ये काम करने के लिए। चलें सर, बताएं जी, बताएं 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 बताएं। वेटिंग वेटिंग 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 मिनट है आप लोगों के पास, शाबाश।
सर देखें जरा जी, बनाते हैं जी। सर कॉस्ट मॉडल में, सर मैं क्या बोलने लगा हूँ जरा सुनिएगा। कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यूज इररेलेवेंट है। फेयर वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। कौन से मॉडल में? इन कॉस्ट मॉडल। सर कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड। सर कॉस्ट पे लिखे हैं, डेप्रिशिएट करें बस। तो जल्दी जल्दी बताएं, फेयर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड है नॉट? नॉट। बस ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, नोट्स टू द अकाउंट्स में बता देना होता है कि इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है, बस। एंट्री सेंट्री कोई नहीं बनाते, बैलेंस शीट में कोई नहीं लाते। कितनी बात समझ लगी आप लोगों को? बैलेंस शीट में नहीं आती? बताएं, कॉस्ट मॉडल में फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में आती है नहीं आती? एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं। कॉस्ट मॉडल में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट पे लिखना है और डेप्रिशिएट करना है, दैट्स इट। कितनी बात समझ लगी? कॉस्ट मॉडल में आपने क्या करना है जरा जल्दी बताएं। कॉस्ट पे लिखना और डेप्रिशिएट करना है, बस, और कुछ नहीं करना। करके देख लेते हैं। सर सर मुझे बताएं, मार्केट मार्केट वैल्यूज क्या हो गई हैं? इररेलेवेंट। आपने सिर्फ क्या करना है, 200 पे प्रॉपर्टी लिखनी है और डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। पहले दिन आपने 220 पे लिखी होगी। 220 डिवाइडेड बाय लाइफ 50 ईयर्स। बताएं डेप्रिसिएशन कितनी है? कितनी? 4 पॉइंट। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 4.4 थी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कुछ ना बताया हो तो अगले साल की भी 4.4 थी और तीसरे साल की भी 4.4। कितनी बात समझ लगी? तीनों सालों 4.4 4.4 4.4, स्ट्रेट लाइन है ना, हर साल की डेप्रिसिएशन नहीं एक जैसी। कितनी बात समझ लगी? प्लीज बताएं जरा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? मुझे बताएं प्रॉपर्टी कितने की दिखाऊं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखानी है। सर आंसर है 220 की पहले दिन लिखी थी। 220 में से 4.4 माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं एसेट में से। कितने का रह गया? 215.6। क्या यही आ रही है? प्लीज बताना जरा, यही आ रही है 215.6? क्या ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं जरा। 215.6, यहाँ तक सारे साथ हैं। अब आते हैं ईयर टू। ईयर टू में क्या करेंगे? 215.6 में से और डेप्रिसिएशन लेस करा दें 4.4, कितना बच गया? 2, 10 या 11? 211 या बताएं। 215.6 में से 4.4 और 11.2, 4.4 लेस कराना ना खान साहब। कैलकुलेटर यूज कर लें, टेंशन ना लें। यहाँ तक सारे साथ हैं। अब मुझे बताएं 211.2 दो में से 4.4 दोबारा लेस करा दें। बताएं कितना आया? 4.4 दोबारा लेस करा दें, कितना आ रहा है? 206.8। ये लें, ये अमाउंट आ गई। क्या ये बात समझ लगी? बोलो जरा, ये ओके? अब जब एसेट बिका होगा तो क्या डबल एंट्री बनती है? एसेट डिस्पोजल पे डबल एंट्री क्या बनती है? यहां पे जब एसेट बिका होगा तो आपने डबल एंट्री बनाई होगी, जी सर, ईयर 4 में बिका है। डेबिट कैश 255, क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू। मुझे बताएं एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, यानी ईयर 3 के एंड पे जो एसेट की वैल्यू है वही कैरिंग वैल्यू है। ये ले 206.8, कैरिंग वैल्यू लेस कराई 206.8, यहां से माइनस कराया, क्रेडिट किया, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक कर लिया। ये ले प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बुक हो गया। कितना है? 255 में से 206.8 माइनस कर दें, प्रॉफिट बैलेंसिंग अमाउंट। सॉरी बताएं, बैलेंसिंग अमाउंट बताएं 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 बताएं। सॉरी, 48.2। ये प्रॉफिट लॉस पीएनएल में चला जाएगा। यहाँ पे 48.2 का प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस होते जाएंगे और जो गेन है वो ऐड हो जाएगा। प्लीज देखें, तसल्ली से देखें, कोई टेंशन है तो पूछें। ऑनलाइन वालों समझ आ रही है? बैलेंस शीट में ईयर 4 में कुछ भी नहीं लिखना, जब एसेट बिक गया तो खत्म। एसेट बिक गया ना,
हाँ तो वो मतलब बैंक में तो कन्वर्ट हो ही जाता है। हाँ ऐसा है कि वो तेजी से उतार है तो उसके लिए लिखेंगे। लिख सकते हैं उसमें, सही कह रहे हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स में नहीं लिख। ओके जी, डन। आगे बढ़े, प्लीज बताएं जरा, कंफर्म है? कंफर्म है, आगे बढ़े, कंफर्म, ओके। आगे क्या करना है अब हम लोगों ने, प्लीज जरा देखें जी सर। अब आ जाए फेयर वैल्यू मॉडल में। फेयर वैल्यू मॉडल तो दुनिया का आसान तरीन मॉडल है। बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू लिखते हैं, बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, फेयर वैल्यू। चले बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईयर 1 में फेयर वैल्यू कितनी है? 230। ईयर 4 2 में 215। ईयर 3 में 250। ईयर 4 में वैसे ही बिक चुका है, ईयर 4 में वैसे ही बिक चुका है। मुझे बताएं 230 वाली चीज जब 220 वाली चीज जब जाएगी किस पे, 230 पे, कितने का गेन आएगा सर? 220 पे लिखा था ना आपने पहले दिन सर, 220 वाला 230 पे चला गया पहले साल के एंड पे, तो मुझे बताएं कितने का गेन है? 10 का गेन है P&L में। हमने तो पढ़ा था गेन OCA में जाता है, वो IAS 16 था। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? वो IAS 16 था। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? ये IAS 40। वो कौन सा स्टैंडर्ड था और ये कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 40 में। 40 में ट्रीटमेंट हो रहे हैं, 16 में और थे। अब मुझे बताएं गेन, अब 230 से 215 पे आ गए हैं आप, कितने का नुकसान हो गया आप लोगों को? 15 का लॉस इधर आ जाएगा ये ना। फिर 215 से 250, 35 का गेन आ गया, वो इधर आ जाएगा। आप मुझे बताएं यहाँ पे डिस्पोजल की एंट्री क्या बनेगी, प्लीज बताएं। डेबिट कैश ना करा किया करें ऐसे, डेबिट कैश 255, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे आप, कैरिंग वैल्यू है 250, आखिरी दिन वैल्यू चेक करें ना जरा, 250 है ना, और क्रेडिट पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, और ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल किधर जाएगा? P&L, ये जाना P&L में। तो ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल प्रॉफिट कितना है यार? डिस्पोजल प्रॉफिट लास्ट ईयर में 5, ये 5। सर ये काम किया आप लोगों ने। मैं अब जरा थोड़ा सा इसको हाईलाइट वो करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को जरा क्लैरिटी रहे। सर डेप्रीसिएशन क्यों नहीं चार्ज किया आपने इसमें? क्योंकि इस मॉडल में कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता। प्लीज ऑनलाइन वालों बताएं, क्लियर है ये बात? क्लियर होगी है या कोई टेंशन चल रही है? प्लीज बताएं, शाबाश। जी सर बताएं। सर टोटल जो भी गेन कमाया आपने वो कितने का है? 40, 220 का खरीद 255 में बेचा है, 35 रुपए का गेन है ना, ये 35 मिलियन का। पूरी देख इनकम स्टेटमेंट में 35 बुक है, पहले 10 फिर 35 फिर 15 माइनस फिर 5 दोबारा, सारा मिला के 55 बनता है ना। टोटल तो नहीं जाएगा कोई, ये कौन सा सेल्स है तो नॉन करेंट एसेट ही जो बिक रहा है बच्चे, टोटल तो नहीं जा सकता। ठीक है मिस्टर देव शहजादा। ओके है जी। चले बताएं आपको पक्का क्या करना था इस पूरी एग्जाम्पल से, आपको पक्का इस पूरी एग्जाम्पल से ये करना था, क्या पक्का करना था इस पूरी एग्जाम्पल से? हाँ बच्चों, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिस्पोजल प्रॉफिट इन फेयर वैल्यू मॉडल अगेन? बिल्कुल जी बच्चे, कर देता हूँ मैं एक्सप्लेन। फेयर वैल्यू मॉडल में आपने आखिरी दिन एसेट 250 का लिखा हुआ है बच्चे, जितने का एसेट लिखा हुआ है डिस्पोजल की डेट पे आप उस एसेट की कैरिंग वैल्यू को बुक्स में से खत्म कर देते हैं, तो कैरिंग वैल्यू 250 थी, क्रेडिट हो गई, तो ये 250 से क्रेडिट कर दिया। एसेट जितने का बिका है वो 5255 है, तो बैलेंसिंग अमाउंट बच्चे प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल होता है।
तो अगर आप और करो तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास? 5 का। तो ये प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, प्लीज देख लें, टेंशन वाली बात है तो पूछ लें। बच्चे प्लीज बताना समझ आ गई? जो कैरिंग वैल्यू होती है डिस्पोजल रेट पे आप वही लेते हैं। यहाँ पे कैरिंग वैल्यू इतनी थी, आपने वो ले ली, क्रेडिट कर दी। यहाँ पे कैरिंग वैल्यू इतनी थी तो आपने वो ले ली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल गेन लॉस इतना ही बुक हुआ है। पीएनएल में टोटल चेक करें आप तो एक जैसा ही है सर। ईयर ऑन ईयर फर्क पड़ता है, टोटल तो हर चीज का बिजनेस स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ इक्वल हो जाता है। चेक करें जरा, कॉस्ट मॉडल में टोटल पीएनएल में कितना गया है, कॉस्ट मॉडल में कितना गया है, और फेयर वैल्यू मॉडल में कितना गया है, चले बताएं जी। ओए बस बातें बंद करें। कॉस्ट मॉडल में पहले साल कितना गया था प्लीज बताएं। एक्सपेंस गया था 4.4 का एक्सपेंस, मैं माइनस कर रहा हूँ, फिर -4.4 का एक्सपेंस, फिर -4.4 का एक्सपेंस, और फिर अल्टीमेटली ये गेन गया 48.2 का। नेट इफेक्ट देखें कितना आया, नेट इफेक्ट चाहिए मुझे। यानी इनकम स्टेटमेंट में जो चार्ज कर रहे हैं आप, पीएनएल में जो चार्ज कर रहे हैं वो सारा इकट्ठा कर लो कॉस्ट मॉडल में, तो इकट्ठा करें कितना आया नेट इफेक्ट सारा टोटल। 35 बन रहा है, ये 35। फेयर वैल्यू मॉडल में चेक करें, पहले साल में गेन गया 10 का, फिर लॉस गया 15 का, फिर गेन गया 35 का, और डिस्पोजल डेट पे 5 का गेन गया। नेट इफेक्ट चेक करें जरा। तो ईयर ऑन ईयर फर्क पड़ता है, टोटल में तो सब कुछ इक्वल है, जितने का खरीदा जितने का बेचा, अल्टीमेट तो इफेक्ट यही है ना। तो कॉस्ट मॉडल में प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह ये थी कि आप पहले एक्सपेंसेस बुक करते रहे, तो अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट एक ही दफा बुक हो जाता है। ये कॉस्ट मॉडल के डिसएडवांटेजेस हैं कि जो भी गेन्स होते हैं वो अल्टीमेटली आखिरी दिन बुक होते हैं, साथ साथ बुक नहीं होते। हाँ बच्चों डन है, आगे बढ़े। ओके यार बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं। सर अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है ट्रांसफर, बाद में देखेंगे। अब हमारा कंसर्न है क्लासिफिकेशन। सर क्या कंसर्न है? ये जो जगह बीच में ट्रांसफर्स के लिए छोड़ी हुई है इसमें एग्जांपल्स आएंगी। क्लासिफिकेशन सर ये बड़ा थ्योरेटिकल सा एक टॉपिक है, इसमें से बड़े एमसीक्यूज पूछता है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज बहुत पूछता है। हाँ भाई चले आगे सर, प्लीज बताएं जरा। ओके सर। सर लड़के बातें बंद।
लड़के बातें मान। ओके यार, पहला टॉपिक है जी, पहला कंसर्न है प्रॉपर्टी विद अनडिटरमिन्ड यूज। यानी एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए। सर समटाइम्स होता है प्रॉपर्टी कंपनी ने खरीद ली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा यार के डिसीजन लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, वो अगले साल होनी है, अभी इस साल के एंड पे नहीं है, उसको होने में टाइम है अभी, और आपने फाइनेंशियल फाइनल करनी है। तो अभी भी आप जब अपने पूछते हैं डायरेक्टर से कि सर क्या हालात है, उन्होंने कहा यार अभी डिसाइड नहीं किया, देखेंगे, देखेंगे कि फैक्ट्री बनानी है, देखेंगे कि सोसाइटी बना के बेचनी है, देखेंगे ऐसी बेच देनी है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। सर जब कुछ भी फाइनल ना हो एक प्रॉपर्टी को लेके, तो वो IS 40 में फॉल कर, क्योंकि आप 10 साल उसके ऊपर कुछ ना डिसाइड करें, आपको एप्रिसिएशन तो मिलती रहेगी। तो पक्का करें प्रॉपर्टी विद अनडिटरमिन्ड यूज कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करती है, IS 40। वो लिखेगा जी प्रॉपर्टी विद अनडिटरमिन्ड यूज IS 16 में पड़ी है, आप कहेंगे रॉन्ग है, IS 16 में ये होनी ही नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? ओके यार बच्चों, प्रॉपर्टी विद अनडिटरमिन्ड यूज, यहां तक सारे साथ हैं। सेकंड एग्जांपल है प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन एम्प्लॉइज। प्रॉपर्टी लेट आउट टू, हाँ भाई बताएं जरा, प्रॉपर्टी लेट आउट टू, प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन एम्प्लॉइज IS 16 में फॉल करती है, बताएं किधर फॉल करती है, IS 16। बताएं यार प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन एम्प्लॉइज किधर फॉल करती है, IS 16। क्या ये बात क्लियर है? प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन एम्प्लॉइज किधर फॉल करती है, IS 16 में। अपना एम्प्लॉय का यूज ही तो होता है यार, मुझे बताए ना, ये कोऑर्डिनेशन में पड़ा हुआ कंप्यूटर, कोऑर्डिनेशन में पड़ा हुआ फर्नीचर कौन यूज करता है, एम्प्लॉइज ही बैठते हैं ना उस पे। तो जो गाड़ियां आपने एम्प्लॉइज को रेंट पे दी होती हैं, जो घर आपने एम्प्लॉइज को रेंट पे दिए हुए हैं, सारे 16 ही है। तो इसी तरह घर भी रेंट पे दिया हुआ है तो 16 है। चाहे आप रेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे, डजेंट मैटर, अपने एम्प्लॉइज को दिए हुए प्रॉपर्टीज किधर आएंगी, IS 16। क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके है? क्या हम साथ साथ हैं? थर्ड, प्रॉपर्टी लेट आउट विद इंसिलरी सर्विसेज, प्रॉपर्टी लेट आउट विद इंसिलरी, अब ये क्या है प्रॉपर्टी लेट आउट विद इंसिलरी सर्विसेज, प्रॉपर्टी लेट आउट विद इंसिलरी सर्विसेज क्या है? सर इसका मतलब ये है कि आप सर्विसेज के साथ प्रॉपर्टीज रेंट पे देते हैं। इसमें स्टैंडर्ड कहता है यार अगर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कस्टमर उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, कस्टमर के डिसीजन उससे चेंज हो जाते हैं, तो फिर ये सिग्निफिकेंट सर्विस है, फिर पूरी प्रॉपर्टी IS 16 में जाएगी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड सर्विस। ये डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, कि अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड सर्विस, तो वो कौन से स्टैंडर्ड में जाएगी, IS 16। सो लेकिन अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है, तो फिर IS 40 है। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल्स दें, तो सर आपको एग्जांपल्स देने लगे हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं होटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस देते हैं। हॉस्पिटल्स में रूम्स रेंट पे मिल जाते हैं, मिल जाते हैं ना रेंट पे, लेकिन ट्रीटमेंट ज्यादा मैटर करता है। एक बंदे ने हॉस्पिटल, एक बंदे ने ऑपरेट कराना है, तो क्या देखेगा? अगर एक बंदे ने ऑपरेट कराना है तो वो क्या देखेगा कि ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है या रूम अच्छा है। पता चले बंदा मार देते हैं, रूम अच्छा, तो आप कहेंगे चलो यार इधर से करा लेते हैं, हाँ रूम में AC तो चलता है, रूम तो अच्छा है। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है होटल्स की बिजनेस में, और इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है, जरा जल्दी से बताएं, क्या इंपॉर्टेंट है? सर्विस, और सर्विस जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी वो सिग्निफिकेंट सर्विस, और सिग्निफिकेंट क्या, बिल्कुल सही बात। तो जब सर्विस सिग्निफिकेंट होगी तो थोड़ा जल्दी से बताएं, IS 16 हो।
पूरी बिल्डिंग पे। और अगर सर्विस हल्की फुल्की सफाई भी करवा देते हैं आप बस, बाकी कोई चक्कर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इनसिग्निफिकेंट सर्विस है। तो फिर यहाँ पे आप कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे, 40। रेंट ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास फ्लैट है, पूरे के पूरे एक बिल्डिंग है, आपने सिर्फ वहां पे क्या रखा हुआ है, एक चौकीदार रखा हुआ है जो रात को आके डंडे बजाता रहता है, और एक सुबह सुबह आके स्वीपर उसके वहां पे पोछी लगा देता है लिफ्ट में और फ्लोर्स पे, दैट्स इट। अब ये सर्विस सिग्निफिकेंट सर्विस है या इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट सर्विस। कौन सी सर्विस है? इनसिग्निफिकेंट सर्विस का फिर मतलब क्या है? IS 40। फिर सर्विस तो मैटर नहीं करती, रेंट मैटर करता है। सिग्निफिकेंट सर्विस की एक और एग्जांपल ले लें, शॉपिंग मॉल्स। ये आपका जो लाहौर में कौन सा मॉल है, एम्पोरियम, पैकेजेस, ये मॉल्स जो हैं, ये लोग सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज देते हैं। सबसे पहली सर्विस सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी इतनी मैटर नहीं करती। सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, वो भी मैटर नहीं करता। बिजली देते हैं, बिजली क्या देते हैं, बिजली। कस्टमर को खींचना सबसे बड़ी सर्विस है। मॉल्स में कस्टमर आए, ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉल वालों की। तो आए दिन ये जो कराते रहते हैं इवेंट्स, ये क्या क्यों कराते हैं, कि कस्टमर आए ताकि जो रेंट हम ले रहे हैं इन लोगों से टका के, ये जस्टिफाई कर सकें कि यार तुम लोगों से 20-20 लाख रेंट ले रहे हैं, तो कस्टमर भी तो आ रहा है ना, सेलें भी तो अन्य वाह कर रहे हो। तो ये इतनी सर्विसेज दे रहे हैं कि रेंट के, बिल्डिंग भी रेंट पे देते हैं, यानी शॉप भी रेंट पे देते हैं साथ में, सर्विसेज भी सिग्निफिकेंट दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा जल्दी से बताएं, कि फिर इन शॉपिंग मॉल्स की बिल्डिंग पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IS 16। बोल ही नहीं रहे हैं, ये बस इधर उधर लगे हुए हैं, बताएं कौन सा स्टैंडर्ड। ओ मैं क्या जी, कौन सा स्टैंडर्ड? ओ मैं क्या जी, कौन सा स्टैंडर्ड? IS 16। सुन लगी। आगे बढ़े सर, प्लीज बताएं जरा, कंफर्म है, बढ़ जाए आगे। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट है यार, प्रॉपर्टी विद मल्टीपर्पज मल्टीपल यूजेस पर्पस। जैसे पहला फ्लोर है, 3 फ्लोर्स हैं बिजनेस में, कितने फ्लोर्स हैं जरा जल्दी से बताएं? 3 फ्लोर्स। फर्स्ट फ्लोर जल्दी से बताएं। एज ऑफिस यूज कर रहे हैं आप खुद, ओन यूज। हमने जिसको रेंट दिया हुआ है वो क्या करेगा, वो भाई वो यूज ही करेगा, मैं मैटर ये नहीं करता वो क्या कर, मैटर ये करता है हमने क्या किया। दूसरा फ्लोर हमने लेट आउट मतलब रेंट पे देना। तीसरा फ्लोर लेट आउट मतलब रेंट पे देना। लेट आउट लेट आउट लेट आउट, क्या ये बात क्लियर? अब यार ये कहानी है सर। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या करना चाहिए। तो सर आंसर बड़ा आसान है, क्वेश्चन खामोश हुआ तो पहला फ्लोर पे कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे आप, और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे क्या लगाएंगे? IS 40। क्या ये बात समझ लगी? जो यूज वाला है उस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे, IS। और जो रेंट वाला है, चलो एक और एग्जांपल ले लें, दे दो एक एग्जांपल, पक्की बात है। चले जी, अब मुझे बताएं जरा, अगर ये एक प्लाजा बनाया किसी ने, ये लें, अब मुझे बताएं कितने फ्लैट्स हैं? यार हद हो गया यार, पक्की बात है। अब जी 12 फ्लैट्स हैं, कितने हैं? यहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है परमानेंट। क्या ये बात क्लियर है? ये इन्होंने लेट आउट कर दिया है, ये इन्होंने लेट आउट कर दिया है, ये भी इन्होंने लेट आउट कर दिया है, यानी नीचे वाले फ्लोर्स। और ये अवेलेबल फॉर सेल है, रीसेल इन ऑर्डिनरी बिजनेस है, रीसेल इन ऑर्डिनरी बिजनेस है, पूरे के पूरे फ्लोर्स। अब मुझे बताएंगे कौन सा स्टैंडर्ड, किस पे कौन सा स्टैंडर्ड? 1 से 4 ये है, इसका मतलब है ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 से 8 है, ये इसका 6-7 है ये, और फिर ये 9 से 12 है, इसका मतलब ये 10 है, ये 11 है, इसका मतलब ये 6 है, ये 7 है। हाँ जी, बताएं जी, बताएं बताएं बताएं, नंबर बता दो। 1, 16, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 40, और जो ऊपर 5 से 12 है, IS 2 लगेगा, और उनका आम बिजनेस है। नहीं समझ लगी तुम्हें? मल्टीपर्पज समझ लगी, कॉन्सेप्ट समझ लगी? ये वाली बात ऐसे ही अप्लाई करनी है आपने। एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो पता क्या है,
वो है कि स्टैंडर्ड कहता है कि यार एक एक क्वेश्चन चेक कर लेना, क्या ये अलग-अलग बिक सकते हैं। समटाइम्स फ्लोर अलग-अलग बिक नहीं सकते। जब शॉप्स फ्लोर अलग-अलग नहीं बिक सकते, तो जब फ्लोर अलग-अलग नहीं बिक सकते ना, फिर पूरी बिल्डिंग पे एक ही स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है, क्योंकि वो अलग-अलग है ही नहीं। फिर आपने पूरी बिल्डिंग पे एक स्टैंडर्ड लगाना है, तो बताएं कब एक स्टैंडर्ड लगाना है? जब वो अलग-अलग बिक जब वो अलग-अलग बिक तो अगर वो अलग-अलग नहीं बिक सकते तो इसका क्या मतलब है? एक एक स्टैंडर्ड लगेगा। बताएं यार, जब अलग-अलग नहीं बिक सकते तो क्या करना है आप लोगों ने? एक स्टैंडर्ड लगेगा। यहां तक सारे साथ हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है यार? फिर पूरा स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? मेरी इस एग्जांपल में ज्यादा लेटिंग है तो ज्यादा, रेंट आउट है तो ज्यादा, किधर चले जाएंगे? 40 में। अगर 4 फ्लोर होते, 4 फ्लोर, और 2 रेंट पे होते और 2 यूज में होते, फिर तो लड़ाई थी। फिर आप देख लें यार आपका बेसिक पर्पस क्या है। जो आपका बेसिक पर्पस है उधर से डिसाइड कर ले। मतलब आपका बेसिक पर्पस ये है कि यार यूज के लिए बनाई हुई है, रेंट पे इसलिए दी हुई है कि अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो रेंट से हटा लेंगे। तो फिर पूरी बिल्डिंग पे क्या लगा दो? तो ज्यादा एरिया देख लो किधर है, या बेसिक पर्पस देख लो, लेकिन पूरी बिल्डिंग पे एक ही स्टैंडर्ड लगना चाहिए। पूरी बिल्डिंग पे। ओ मैं क्या जी, पूरी बिल्डिंग पे, पूरी बिल्डिंग पे, पूरी बिल्डिंग पे, पूरी बिल्डिंग पे, पूरी बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग। अगर ये अलग अलग नहीं बिक सकते, ठीक है, तब। अदरवाइज तो फिर ये बब्बर शेर, ये खामोशी होगी तो यही होगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ, क्या? आखिरी एग्जाम्पल, किसकी बात हो रही है? आखिरी ओए, एंजॉय भी कर और साथ में टेस्ट भी दिया कर। को तू खाली एंजॉय करी जा रहा है, टेस्ट देता नहीं। यहाँ तक सारे साथ हैं? नहीं, दो खोतू बैठे हुए एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, इसलिए दोनों को लग रहा है कि उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ तक सारे साथ हैं, बात भी दोनों की हो रही है। सर 4 एग्जाम्पल समझ लगी हैं, पांचवी पे चलते हैं। पांचवी एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन सब्सिडरी। अपनी सब्सिडरी अपने पेरेंट को प्रॉपर्टी रेंट पे दे, अपने ही पेरेंट। यहाँ तक सारे साथ हैं, प्लीज बताएं जरा, कंफर्म है? यहाँ तक सारे साथ हैं, कंफर्म? आगे चले। यहाँ तक सारे साथ हैं। प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन सब्सिडरी, यहाँ तक सारे साथ हैं। प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन सब्सिडरी। ओए तू, तेरी बातें नहीं खत्म हो रही क्या? तुम लोगों के बीच में चल रहा है। प्रॉपर्टी लेट आउट टू, प्रॉपर्टी लेट आउट टू, प्रॉपर्टी लेट आउट टू, दोबारा बोलें जी, प्रॉपर्टी लेट आउट टू, प्रॉपर्टी लेट आउट टू। यहाँ तक सारे साथ हैं, कंफर्म? ओके। प्रॉपर्टी लेट आउट टू ओन सब्सिडरी या पेरेंट। सर इसमें ना, जब भी पेरेंट सब्सिडरी की बात आएगी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बोल ही नहीं रहे यार, क्या बोलने लगा हूं मैं? जब भी किसकी बात आएगी, तो तब दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे। एक अकाउंट्स का नाम है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, और एक का नाम है इंडिविजुअल या सेपरेट अकाउंट्स। इंडिविजुअल और सेपरेट अकाउंट्स ये एक चीज है। ग्रुप अकाउंट्स और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ये एक चीज का नाम। सर दो अकाउंट्स बन रहे होते हैं, एक अकाउंट में पेरेंट और सब्सिडरी को एक माना जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, या ग्रुप अकाउंट्स। बताएं यार, कंसोलिडेटेड या ग्रुप अकाउंट्स में इन्हें ग्रुप माना जाता है, इन्हें एक माना जाता है, इन्हें एक माना जाता है। जरा जल्दी से बताएं जी, इन्हें क्या माना जाता है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में? इन्हें एक माना जाता है।
दोबारा बताएं जी, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में इन्हें एक माना जाता है। दोबारा बताएं जी, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में इन्हें एक माना जाता है। इसका मतलब है दो कंपनीज है ही नहीं, एक ही। डन है। और सेपरेट अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स में इन्हें दो माना जाता है, अलग अलग। ये देखें, पेरेंट अलग है, सब्सिडरी अलग है, यानी ये दो कंपनीज है भाई, एक नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में वाकई हुई है, क्योंकि एक दो अलग कंपनीज है। पेरेंट ने सब्सिडरी को लेट आउट किया तो वाकई किया है, अलग कंपनी है सब्सिडरी, पेरेंट अलग कंपनी है। तो यहाँ पे जेन्युइन लेटिंग है, इसलिए कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, 40। लेकिन अगर ये दो नहीं है, एक ही है, तो फिर क्या अपने आप को बंदा प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकता है? मेरी प्रॉपर्टी में अपने आप को रेंट पे दे दूं, तो पेरेंट सब्सिडरी को रेंट पे देगा, कंसोलिडेशन में हमें लगेगा कोई अपने आप को रेंट पे दे रहा है, तो ये रेंटल कंसीडर नहीं होगा। पेरेंट यूज कर रहा हो या सब्सिडरी, सब्सिडरी का इकट्ठा ही यूज है, तो इसका मतलब है कंसोलिडेटेड बुक्स में इस पे कौन सा अकाउंट लगेगा, I16 स्टैंडर्ड लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जरा जल्दी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स देख लें जरा, क्या क्या इसमें शामिल होता है। ये प्रॉपर्टी में चीजें शामिल होती हैं। सर यहाँ तक हम साथ हैं, प्लीज बताएं जरा, कंफर्म है? यहाँ तक हम साथ हैं, कंफर्म है? यहाँ तक हम साथ हैं, आगे बढ़े? चलो, पक्का करें यार, इस बात को याद करें। ये 5 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, फिर मैं ना आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज पे लेके जाता हूँ, जरा तसल्ली हो जाए हमें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। नहीं पढ़ना है, वो टाइम नहीं रहा, कल पढ़ लेंगे। यहाँ तक सारे साथ हैं? क्या आगे सर, क्या करना है सर, कंफर्म है? आगे चलें? पक्की बात है? कंफर्म है? सर अगली स्टोरी क्या है जी? कुछ एमसीक्यूज। सर बताएं क्या अगली स्टोरी है? कुछ एमसीक्यूज। सर बोल नहीं रहे आप सर? यार बोलो ना यार, तो आप बोलो ना यार। सर क्या बात होने लगी है जी? कुछ एमसीक्यूज। किस पे बात होने लगी है? कुछ एमसीक्यूज। ओए कोते खाली हंसना नहीं है, उसके पहले भी बता चुका हूँ। चलें जी, फिर अब कुछ एमसीक्यूज आने लगे हैं जी, तैयार हो? गौरी आ रहा है, गौरी। कौन आ रहा है? गौरी आ रहा है। चलें जरा फोकस करें। सर फर्स्ट एमसीक्यूज है यार जो आप सॉल्व करेंगे, वो है, सर ये लें सर, पहला पहला एमसीक्यू सर। चलें जी, शाबाश शाबाश। पिक्चर लो, पिक्चर, इसकी पिक्चर ले लें यार। दो क्वेश्चन हैं जो आज हमने सॉल्व करने हैं। जल्दी से बच्चों, जल्दी से। हाँ जी, पिक्चर ले लिए? हाँ जी, हो गई है। ओके जी, ये दूसरी पिक्चर, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की होगी पिक्चर, पक्की बात है? ले जी तीसरे की। ले जी, ये 3 एमसीक्यूज हैं जी, सॉल्व करने हैं, मिनट है सिर्फ 6 मिनट है जी अगली क्लास के टाइम में। जरा जल्दी से, जल्दी से। आप लोगों की आखिरी क्लास होती है, इसके बाद कोई क्लास है? आखिरी क्लास?
हाँ भी बच्चों, जल्दी जल्दी
आया जी पहला, which of the following properties owned by an entity would be classified as investment property? Property leased to a tenant but with no longer required and is now being held for resale. सर ये तो S2 है ना फिर, क्योंकि वो कह रहा है अब मैंने क्यों रख दिया उसको, रीसेल के लिए रख दिया, तो अब तो ये 2 में है ना। चेक करा जरा स्टोरी क्या फेंकी है उसने, पहले टेनेंट को दी हुई थी लेकिन अब नहीं चाहिए तो बेचने के लिए लगा दिया। चेक किया जरा गेम उसकी। तो मैटर क्या करता है, पहले क्या था या अब क्या है, अब बेचने के लिए तो S2 में। क्या ये बात क्लियर है? वो उसने पूछा कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। दूसरा, लैंड परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल प्लानिंग परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड। तो सर ये I40, सर ये 40 नहीं है, क्यों लिया हुआ है जरा देखिए। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि वैल्यू बढ़ेगी। सर कौन सा स्टैंडर्ड है, I40। कितनी बात समझ लगी? अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा और समझते हैं। न्यू ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय एंटिटी, यूज्ड, तो जो यूज हो रही है, यूज होने वाली प्रॉपर्टी किधर होती है, 16 में होती है। यूज ही हो रही है हेड ऑफिस के तौर पे, यूज वाला किधर जाता है, 16। अब बंगलो यूज फॉर एग्जेक्टिव ट्रेनिंग, ये भी यूज हो रही है, जहां पे आई गया यूज हो रही है, हम यूज जहां पे कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कौन सा आंसर क्या है, बी। तो बी देखो किसी ने नहीं बताया था कि बी आंसर है, सारे सीसी लगे हुए थे, है ना। खान साहब समझ लगी अभी, अभी भी नहीं समझ आई लगी आगे क्या? नहीं ये देखो, मैंने हेड ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन गेन भी इसलिए बनाया कि चलो गेन भी आ ही जाना है, ऐसे थोड़ी होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या कर रहा है, इज दैट ओके? रंगबाजी कर रहा है वो, जिस तरह का तू रंगबाज है वो भी उसी तरह का। लें जी, अब ये कौन सा मॉडल है प्लीज बताएं जरा। एक क्वेश्चन 2, फेयर वैल्यू मॉडल। तो मुझे बताएं फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन आती है नहीं आती? तो पहले तो आंसर देखो, जो जीरो डेप्रिसिएशन वाली है सिर्फ वही आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन कहा, यहाँ पे कहा, यहाँ पे कहा, तो मुबारक हो ना, ये आंसर हो सकता है ना ये ना ये तो बच्चों वाली बात थी। नहीं समझ लगी? लगी समझ? पक्का? सर डेप्रिसिएशन ही नहीं आनी, खान साहब क्या ख्याल है, क्या ये बात क्लियर है? 100 का गेन ठीक है, आ जाएगा। यहाँ तक सारे साथ हैं। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज सिर्फ गेन लॉस लेके जाते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे भी जीरो होता, यहाँ पे भी, कहाँ पे जीरो होता, यहाँ पे भी जीरो होता, फिर क्या करते, फिर सॉल्व करना पड़ता। खरीदा कितने का था प्लीज बताएं, 200 का, अब हो कितने का गया, 300 का, तो 100 का गेन है जो P&L में जाना है, फिर भी ये आंसर ये सही है जी। आगे पहले का आंसर बताएं जी, पहले का आंसर ए है। कर लूं यकीन? क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल मांगा हुआ है। कब खरीदी थी, जनवरी 2013 में, बेची कब है, जनवरी 2016 में, 3 साल यूज करने के बाद। तो कॉस्ट मॉडल में आप क्या करते हैं, खरीदी कितने की थी, 35 की, तो डेप्रिसिएशन 3 साल की चार्ज करेंगे आप। 35 डिवाइडेड बाय लाइफ 50 ईयर्स इंटू 3 ईयर्स, बताएं कितना आया, सॉरी 35 डिवाइडेड बाय 50, 35 डिवाइडेड बाय 50, बताएं बताएं बताएं, टाइम नहीं है। 0 पॉइंट, नहीं नहीं, 2.1, 2.1 3 सालों का ना। ले ये कैरिंग वैल्यू आ गई, कितनी आई, 32.9। बेचा कितने का आपने, 40 का, तो बताएं डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट कैश। अच्छा जरूरी नहीं एंट्री पास करो, डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू, प्रॉफिट लॉस होता है ना। कितने का बेचा है आपने, 40, 32.9 कैरिंग वैल्यू थी, 7.1, 7.1 इधर भी है गेन और इधर भी है, तो इसका मतलब अभी आंसर कंफर्म नहीं है, ये इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते बी, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं आगे क्या करना है। फेयर वैल्यू मॉडल देखना पड़ेगा। फेयर वैल्यू मॉडल में रिसेंट डेट पे 2015 में क्या फेयर वैल्यू थी, 42 मिलियन, बेचा आपने 40 का है, तो 2 का लॉस है, तो फिर 2 का लॉस ये है, ए इज द आंसर। सबको समझ लगी? वो एक कमीनो क्या करो क्वेश्चन। गुड, थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।